क्या बंगाल पुलिस का शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना ठीक था? और यदि एफआईआर दर्ज करना ठीक था तो क्या शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार करना जरूरी था? और अगर बंगाल की पुलिस हरियाणा तक पहुंच गई, गुड़गांव तक, तो क्या जज साहब का ट्रांजिट रिमांड देना ठीक था? और अगर हरियाणा के जज ने, गुड़गांव के जज ने ट्रांजिट रिमांड दे भी दिया तो क्या कलकत्ता के जज का 24 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजना ठीक था? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रिमिनल लॉ में एक फिलॉसफी डॉक्ट्रिन यूज होती है, उसको कहते हैं मेंसरिया। यानी एफआईआर दर्ज करने के पहले भी देखना जरूरी है कि एक्शन क्या है और इंटेंशन क्या है। जज को भी सबसे पहले यह देखना है एक्शन क्या है और इंटेंशन क्या है, उसके बाद ही तय करना है कि ट्रांजिट बेल देनी है या ट्रांजिट रिमांड देनी है। गुड़गांव के जज साहब चाहते तो शर्मिष्ठा को ट्रांजिट बेल दे सकते थे और कह देते कि काम करो, 1 सप्ताह के अंदर तुम जाके कलकत्ता में अपने आप को सरेंडर करो, जज वहां कोर्ट में जाके सरेंडर करो, पुलिस के सामने नहीं, या पुलिस के सामने भी चली जाओ। पहली बात तो ये जो एफआईआर हुई है एक वीडियो के आधार पे हुई है। वो वीडियो कोई 1 मिनट 2 मिनट का नहीं, बड़ा वीडियो है, 6-7 मिनट का वीडियो है। वो 6-7 मिनट के वीडियो में 30 सेकंड के लिए जबान फिसली है, बिल्कुल फिसली है। और जब 30 सेकंड के लिए जबान फिसली तो उसके लिए शर्मिष्ठा ने माफी मांग लिया, वीडियो को डिलीट भी कर दिया। लेकिन पहले, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा इसमें इंटेंशन क्या था। क्या शर्मिष्ठा ने किसी की धार्मिक भावना आहत करने के लिए वीडियो बनाया था? क्या शर्मिष्ठा ने जानबूझ के भारत में अशांति फैलाने के लिए वीडियो बनाया था? अरे ये वीडियो तो तब बना था जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारी 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। उसके बाद भारत की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो पाकिस्तान के सभी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, क्रिकेटर, एक्टर, हीरो, हीरोइन, स्टार, सुपरस्टार, सारे पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे थे। लेकिन भारत में बहुत सारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, यूट्यूबर और खासतौर पे बॉलीवुड के लोग या तो शांत बैठे हुए थे और कुछ तो विरोध भी कर रहे थे। सब लोग अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। मैंने भी अपनी भावना व्यक्त किया था। मैंने भी इस सदी के महानायक को जगाने की कोशिश किया था कि आप भी कुछ बोलिए, क्योंकि वो भी शांत बैठे हुए थे। शर्मिष्ठा ने बॉलीवुड को लेके एक वीडियो बनाया और उसने हमारे क्रिकेटरों के बारे में कुछ कहा, बॉलीवुड के लोगों के बारे में कुछ कहा। उसने ये कहा कि भाई पाकिस्तान के अगर हीरो हीरोइन पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे, पाकिस्तान के स्टार सुपरस्टार पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे, तो भारत के स्टार सुपरस्टार भारत के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे? ये आमिर खान, सलमान खान, सोहेल खान और जितने और भी हैं, ये अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन, ये शांत क्यों बैठे हुए? ये पूरी बात कहते कहते उसे, बड़ा वीडियो था, उसमें उसने 10-20 सेकंड के लिए उसकी जबान फिसल गई। तो सवाल ये था इंटेंशन क्या था? एफआईआर दर्ज करने के पहले भी इंटेंशन देखना चाहिए, गिरफ्तार करने के पहले भी इंटेंशन देखना चाहिए, जमानत देनी है कि नहीं देनी है इसके पहले भी जज को इंटेंशन देखना चाहिए। मुझे लगता है न एफआईआर दर्ज करने के पहले शर्मिष्ठा मुखर्जी का, शर्मिष्ठा पनोली का इंटेंशन देखा गया, न उसको गिरफ्तारी के पहले उसका इंटेंशन देखा गया, और न गुड़गांव के जज ने शर्मिष्ठा पनोली का इंटेंशन देखा, और न कलकत्ता के जज ने शर्मिष्ठा पनोली का इंटेंशन देखा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों जजमेंट है कि क्रिमिनल लॉ में सबसे पहले आपको मेंसरिया देखना है, इंटेंशन देखना है कि किस इंटेंशन के साथ वो कार्य किया गया। जमानत देना है कि नहीं देना, उसके पहले बैकग्राउंड भी देखा जाता है। तो सवाल यह है, क्या शर्मिष्ठा मुखर्जी किसी बहुत बड़े आपराधिक संगठन से जुड़ी हुई थी?
किसी बहुत बड़े गैंग से जुड़ी थी, किसी एक्सटॉर्शन ऐसे करने वाले संगठन से जुड़ी थी, क्या वो सीरियल ऑफेंडर थी, क्या उसके माता पिता अपराधी थे? नहीं, न माता पिता अपराधी, न शर्मिष्ठा खुद अपराधी, न उसका कोई परिवार में कोई अपराध का रिकॉर्ड, उसके घर में इसके पहले कभी कुछ किसी ने किया नहीं। फिर बैकग्राउंड भी देखी जाती है, शर्मिष्ठा ला कर रही थी, एक ब्राइट स्टूडेंट थी, 10वीं में उसके अच्छे मार्क, 12वीं में उसके अच्छे मार्क। मैं बार बार कहता हूं, जो मैं मेंसरिया की बात कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के है। और बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कंडीशन में ही जेल भेजा जाता है, जहां यह आशंका हो कि भाई ये जो जिसने अपराध किया है विदेश भाग जाएगा। तो शर्मिष्ठा के माता पिता तो भारत में ही है, कोई एनआरआई नहीं है कि उसको अपनी बेटी को बुला लेते उधर बाहर कहीं। शर्मिष्ठा की 4th ईयर की लॉ स्टूडेंट है, तो पढ़ाई छोड़ के भी नहीं भागने वाली थी। जब कोई भागने का अंदेशा नहीं, देश छोड़ के भागने का अंदेशा नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, इसके पहले उसने कभी कुछ कहा नहीं, और दूसरा वीडियो भी बनाया गया भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और मेन टारगेट बॉलीवुड के हीरो हीरोइन थे, नायक और महानायक थे, सदी के महानायक थे। तो फिर किस ग्राउंड पे कलकत्ता पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया? किस ग्राउंड पे कलकत्ता की पुलिस गुड़गांव तक पहुंच गई? किस ग्राउंड पे गुड़गांव के जज ने ट्रांजिट बेल देने की बजाय ट्रांजिट रिमांड दे दिया? और किस ग्राउंड पे कलकत्ता के जज साहब ने उसको बेल देने की बजाय 24 दिन के लिए जेल भेज दिया? सरेआम सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं, सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं, आपके आदेश को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज फॉलो नहीं कर रहे, और वो इसलिए नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता जा रहा है, लेकिन आज तक हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने पे सस्पेंड नहीं किया गया। जब तक 2-4 जजेस को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, जहां सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट जजमेंट है, अरुणेश कुमार है, ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां बेल देना है कि नहीं देना, सीधे सीधे गाइडलाइन बनी हुई है। अगर उन गाइडलाइन का उपयोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज नहीं फॉलो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज वो या तो इनकम्पिटेंट है, और या तो जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि आप कुछ भी फैसला करिए, हम नहीं मानेंगे। इसका समाधान निकालना पड़ेगा। आखिर आईएएस गलती करता है तो चीफ सेक्रेटरी उसको सस्पेंड करता है, जिले का कलेक्टर गलती करता है तो शासन उसको सस्पेंड कर देता है, जिले का कप्तान गलती करता है शासन सस्पेंड कर देता है, थानेदार गलती करता है उस जिले का कप्तान उसको सस्पेंड कर देता है, कोई तहसीलदार एसडीएम कुछ गलती करता है उस कमिश्नर उसको सस्पेंड करता है। तो जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, चाहे वो एडीजे है या डीजे है, मजिस्ट्रेट है या मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट है, अगर वो गलती कर रहे, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का इंटरप्रिटेशन करना भी नहीं आता, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या जजमेंट है उनको पता ही नहीं है, ऐसे लोगों को जज बना के रखने की जरूरत क्या है? ऐसे लोगों को जजशिप पे कंटिन्यू रखने की क्या जरूरत है? मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट को इस पर गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच के बीच में डिफरेंस करना पड़ेगा। सच्चाई यह है कि भारत में आज की डेट में सच बोलना हेट स्पीच हो चुका है, और झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच हो चुका है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का प्रतिदिन धार्मिक भावना आहत की जाती है।
5 बार जो अजान होती उसमें कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा योग्य नहीं है, इससे हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आपके गणेश जी, आपके भगवान वेंकटेश, आपके हनुमान जी पूजा योग्य नहीं है, इससे हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब माँ दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजा योग्य नहीं है, इससे हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भगवान अयप्पा, भगवान मुर्गुन, भगवान कार्तिकेय पूजा योग्य नहीं है, इससे हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भगवान महावीर और 24 तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं है, इससे जैनियों की भावना आहत होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भगवान बुद्ध पूजा योग्य नहीं है, इससे बौद्धों की धार्मिक भावना आहत होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब गुरु ग्रंथ साहिब और जो 10 सिख गुरु हैं वो पूजा योग्य नहीं है, इससे सिखों की धार्मिक भावना आती होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह से क्रिश्चियंस की धार्मिक भावना आहत होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह से पारसियों की धार्मिक भावना आहत होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह से यहूदियों की धार्मिक भावना आहत होती है। सबकी अगर आप खुलेआम 5 बार कह रहे हो, एक बार आप मन में सोचते भी है भाई ठीक है अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है, मन में सोचते हो तो बात ठीक है, लेकिन आप लाउड स्पीकर से उसको अगर चिल्ला के कह रहे हो, जोर जोर से कह रहे हो, सबको जबरदस्ती सुना रहे हो, फिर तो आपका इंटेंशन है आपको जबरदस्ती आप सबकी धार्मिक भावना आहत कर रहे हो। अगर शर्मिष्ठा के मामले में एफआईआर हो सकता है तो उन लोगों पे भी एफआईआर होना चाहिए जो लाउड स्पीकर से अजान देते हैं। और अब समय आ चुका है हेट स्पीच को डिफाइन किया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं, हेट स्पीच के ऊपर लॉ कमीशन ने 2017 में अपनी रिपोर्ट दिया था। जस्टिस बीएस चौहान जब लॉ कमीशन के चेयरमैन थे तब उन्होंने रिपोर्ट बना दिया था और वो रिपोर्ट का नंबर था रिपोर्ट नंबर 267। हेट स्पीच के ऊपर लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, 2017 की रिपोर्ट है, 2025 आ चुका है, 8 साल बीत चुके हैं, आज तक वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई है। सरकार उसको लागू करे और इस बीएनएस में एक चैप्टर डाले ऑफेंस रिलेटिंग टू हेट स्पीच, हेट स्पीच को डिफाइन करे। जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं इनकी समीक्षा की जाए, जितनी भी बुक्स हैं उनको रिव्यू किया जाए कि क्या वो कहीं धार्मिक भावना आहत तो नहीं कर रही। अगर रामायण के ऊपर चर्चा हो सकती है, भगवत गीता के ऊपर चर्चा हो सकती है, भगवान राम लक्ष्मण सीता के कार्य आदर्शों पर चर्चा हो सकती है, भगवान कृष्ण और गोपियों के बारे में चर्चा हो सकती है, तो बाकियों के बारे में चर्चा क्यों नहीं हो सकती। मतलब भगवान राम कृष्ण के बारे में आप बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, भगवान कृष्ण और गोपियों के बारे में बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप भगवान परशुराम के बारे में बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप मनुस्मृति जलाएं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप रामायण का पन्ना रामचरितमानस का पन्ना फाड़ें, ढोल गवार शूद्र पसनारी के बारे में उल्टी सीधी बात करें, उसका मिस इंटरप्रिटेशन करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और दूसरा कोई अगर कुछ भी कह दे तो सीधे एफआईआर और सीधे जेल, और भी 14 दिन की जेल, चाहे वो लॉ की स्टूडेंट हो या कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, सीधे जेल। ये भारत में संविधान चल रहा है या बहुविधान चल रहा है? ये भारत में एक देश एक विधान चल रहा है, एक देश दो विधान चल रहा है? क्या मुस्लिम्स के लिए अलग विधान चल रहा है और बाकी लोगों के लिए अलग विधान चल रहा है? हिंदुओं की प्रतिदिन दिन में 5 बार धार्मिक भावना आहत हो रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब समय आ गया है कि इस 1861 के पुलिस एक्ट को बदला जाए, भारत में एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू किया जाए। जब तक वन नेशन वन पुलिस कोड नहीं होगा, पुलिस चार्टर नहीं होगा, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तय होगी, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं होगी, तब तक पुलिस सत्ता के गुलाम बनी रहेगी। और जब सत्ता की गुलाम बनी रहेगी तो ऐसे ही कलकत्ता से चल के हरियाणा में आके गिरफ्तारी होती रहेगी, पंजाब से चल के दिल्ली में गिरफ्तारी होती रहेगी, तमिलनाडु से चल के
अजीत भारती को सीधे गिरफ्तार करने नोएडा आ जाएंगे। ये चलता रहेगा। इसलिए जरूरत है कि यूनिफॉर्म पुलिस कोड हो, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड हो, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड हो, सिटीजन चार्टर लागू हो, जस्टिस विद इन ईयर लागू हो, और जो आदमी गलत एफआईआर करे और कराए उसको भी सजा मिले। जो वो गलत गिरफ्तारी करने आए उन पुलिस वालों को भी सजा मिले। और जो जज जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को दरकिनार करके गलत फैसला दे, जहां बेल देना है वहां उसको जेल में भेज दे, ऐसे जजों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में गंभीरता के साथ सोचें, पुलिस रिफॉर्म के बारे में गंभीरता के साथ सोचें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में गंभीरता के साथ सोचें, और भारत में सभी लोगों की अकाउंटेबिलिटी, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें और जस्टिस विद इन ईयर लागू करें।